कल्पना कीजिए कि कोई आम नागरिक किसी सुबह उठता है, सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और जज साहब से कहता है कि मुझे नौकरी चाहिए। वो कहता है कि ये सरकार मुझे रोजगार नहीं दे रही है और गरिमा के साथ जीना मेरा अधिकार है। अब जज साहब उसकी बात सुनते तो हैं, लेकिन उसे निराश करते हुए कहते हैं कि देखिए, हम सरकार को आपको सीधे नौकरी देने का आदेश नहीं दे सकते। बिल्कुल। और ये सुनकर उस नागरिक को बहुत अजीब लगता होगा। वही तो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मतलब जब हमारा संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, समानता का अधिकार देता है, तो फिर रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार का कोई पक्का कानूनी वादा क्यों नहीं करता? देखिए, यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर संविधान को समझने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति के मन में आता है। जब 1947 में देश आजाद हुआ था ना, तब हमारे सामने यही सबसे बड़ी दुविधा थी। किस तरह की दुविधा? खाली सरकारी खजाना। अगर उस वक्त रोजगार या मुफ्त शिक्षा को कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार बना दिया जाता तो क्या होता? तो अगले ही दिन करोड़ों लोग अदालतों के बाहर खड़े होते और सरकार के पास उन्हें देने के लिए संसाधन ही नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, इसी दुविधा और इसके समाधान को गहराई से समझने के लिए आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम भारत के संविधान के एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, और ये हिस्सा है संविधान का भाग 4, जिसे हम राज्य की नीति के निदेशक तत्व या आम बोलचाल में डीपीएसपी कहते हैं। बिल्कुल। अगर इसे आसान शब्दों में समझे ना, तो ये किसी भी सरकार के लिए एक संवैधानिक जीपीएस या एक विजन बोर्ड की तरह है। बहुत सही तुलना की आपने, विजन बोर्ड। है ना? मतलब जैसे जब हम कोई नया घर बनाते हैं तो एक नक्शा तैयार करते हैं कि भविष्य में चीजें कैसी दिखनी चाहिए। ठीक वैसे ही संविधान निर्माताओं ने आने वाली सरकारों के लिए ये टू डू लिस्ट तैयार की थी। और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि हम इस बात की गहराई में जाएं कि ये तत्व केवल कागज पे लिखी गई कुछ आदर्श बातें या खोखले वादे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से लेकर एक जागरूक नागरिक तक सबके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तत्व दरअसल किसी भी सरकार के कामकाज को दिशा देने वाला असली कंपास है। क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में तो सिस्टम एकदम अलग था। एकदम अलग। औपनिवेशिक दौर में अंग्रेजों का मुख्य काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना और लगान वसूलना था, जिसे हम पुलिस राज्य कहते हैं। पुलिस राज्य, राइट। हाँ, लेकिन हमारा लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट बनाना था, जहां सरकार की जिम्मेदारी लोगों का जीवन स्तर सुधारना हो। और शायद इसलिए मशहूर संविधान विशेषज्ञ ग्रैनविल ऑस्टिन ने तो निदेशक तत्वों और मूल अधिकारों को मिलाकर संविधान की मूल आत्मा तक कह दिया था। सही कहा। और अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसकी तुलना भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेशों यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से की थी। अच्छा, तो क्या ये दोनों एकदम एक जैसे हैं? फर्क सिर्फ इतना था कि 1935 के वो निर्देश एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल को दिए गए थे, जबकि आज के ये निदेशक तत्व हमारी चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों और विधायिका के लिए हैं। समझ गया। और एक बात और, ये विचार हमने खुद इजाद नहीं किया था, है ना? जी नहीं, ये भी एक बहुत रोचक सफर है। हमने इसे आयरलैंड के संविधान से अपनाया और आयरलैंड ने इसे स्पेन के संविधान से लिया था। क्या बात है, मतलब विचारों की एक पूरी वैश्विक यात्रा। बिल्कुल। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक फैले इस जीपीएस को समझना इसलिए थोड़ा जटिल हो जाता है क्योंकि संविधान में इन्हें किसी विशेष श्रेणी में बांटा नहीं गया है। कोई सीधा क्लासिफिकेशन नहीं है। हाँ, फिर भी जब हम इन अनुच्छेदों के अर्थ और इनकी मंशा का विश्लेषण करते हैं तो इन्हें स्पष्ट रूप से 3 प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। चलिए, तो फिर इस विजन बोर्ड को थोड़ा और खंगालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी सिद्धांतों की। जब हम कहते हैं कि इनका झुकाव समाजवाद की तरफ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि संविधान निर्माता सोवियत संघ जैसी व्यवस्था चाहते थे? नहीं, इसे उस तरह के कट्टर समाजवाद से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। भारतीय संदर्भ में ये लोकतांत्रिक समाजवाद है। इसका थोड़ा और विस्तार करेंगे? जरूर। इसका सीधा सा मतलब है सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना। इसे कुछ अनुच्छेदों के उदाहरण से समझते हैं। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जहां आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं की असमानता कम हो। मतलब अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। एकदम। और सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 39, जो कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले
और देश के संसाधनों का बंटवारा इस तरह हो कि धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा न हो जाए। यानी पूंजीवाद की उन कमियों को रोकना जहां अमीर और अमीर होता जाए और गरीब। बिल्कुल। इसी तरह देखिए, अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर लोगों को काम, शिक्षा और बुढ़ापे या बीमारी में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करेगा। ये तो बहुत जरूरी है। और अनुच्छेद 42 सुनिश्चित करता है कि काम करने की स्थितियां मानवीय हो और महिलाओं को मातृत्व सहायता मिले। अच्छा, मैटरनिटी लीव वगैरह इसी से प्रेरित है। हाँ जी। और अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी यानी इतनी कमाई की गारंटी देने की बात करता है जिससे एक मजदूर सम्मानजनक जीवन जी सके। कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा ढांचा एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जो सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि इंसानियत पर चलता हो। ये तो ही आर्थिक समानता की बात, लेकिन अब अगर हम दूसरी श्रेणी पर आएं, यानी गांधीवादी सिद्धांतों पर, तो यहाँ मुझे एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। वो कैसे? देखिए, एक तरफ हमारे शुरुआती नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू भारत को एक आधुनिक औद्योगिक शक्ति बनाना चाहते थे। बड़े बांध, कारखाने, वैज्ञानिक संस्थान बनाना उनका विजन था। बिल्कुल था। लेकिन दूसरी तरफ संविधान में गांधीवादी सिद्धांतों को डाल दिया गया, जैसे अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाई बनाने की बात करता है, या अनुच्छेद 43 जो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने को कहता है। तो क्या आधुनिकता और पुरातनता को एक ही दस्तावेज में रखना आपस में टकराता नहीं है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और आपको बता दूं कि उस समय संविधान सभा में भी इस पर लंबी बहस हुई थी। पहली नजर में ये आधुनिकता बनाम परंपरा की लड़ाई लग सकती है। हाँ, लगती तो है। लेकिन अगर भारतीय समाज की जमीनी हकीकत को देखा जाए ना, तो ये कोई विरोधाभास नहीं बल्कि एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया संतुलन था। संतुलन? वो कैसे? देखिए, भारत कोई पश्चिमी देश नहीं था जहां औद्योगिकरण रातों रात लागू किया जा सकता था। यहाँ की आत्मा गांव में बसती थी। अगर सिर्फ भारी औद्योगिकरण पर जोर दिया जाता तो गांव के करोड़ों बुनकर, किसान और छोटे कारीगर एकदम पीछे छूट जाते। मतलब संविधान सभा को ये एहसास था कि विकास को जमीन से जोड़ के रखना होगा। एकदम। इसीलिए उन्होंने तय किया कि हम आधुनिक तो होंगे लेकिन अपनी जड़ों को काटे बिना। गांधी जी का मानना था कि जब तक सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, जब तक गांव अपने फैसले खुद नहीं लेंगे, तब तक असली स्वराज नहीं आ सकता। बिल्कुल। इसीलिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की बात की गई। इसके अलावा अनुच्छेद 46 कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान की बात करता है। और स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ अनुच्छेद है ना? हाँ, अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं और शराब पर प्रतिबंध की दिशा दिखाता है, और अनुच्छेद 48 दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और पशुपालन में सुधार की बात करता है। ये सभी गांधी जी के उस स्वदेशी और ग्रामीण भारत के सपने का हिस्सा थे जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान बुने गए थे। ये संतुलन वाकई दिलचस्प है, और शायद यही वजह है कि तीसरी श्रेणी, जो कि उदार बौद्धिक सिद्धांत है, उसको भी इसमें जगह मिली ताकि देश दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। सही कहा आपने। तीसरी श्रेणी पूरी तरह से आधुनिकता, तर्कशीलता और उदारवाद पर टिकी है। इसका कोई बड़ा उदाहरण? इसका सबसे चर्चित उदाहरण अनुच्छेद 44 है, जो पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की वकालत करता है। यूसीसी, ये तो आज भी बहुत चर्चा में रहता है। बिल्कुल। इसके अलावा अनुच्छेद 45 बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की बात करता है। अब देखिए, जहां गांधीवादी सिद्धांतों में पशुपालन का जिक्र था, वहीं इस उदारवादी श्रेणी में अनुच्छेद 48 ये निर्देश देता है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों से किया जाए। अरे वाह, ये तो एक तरह का पुल हो गया दोनों विचारधाराओं के बीच। और सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण का निर्देश देता है। अनुच्छेद 50 एक बहुत ही आधुनिक लोकतांत्रिक विचार सामने रखता है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना ताकि न्याय एकदम निष्पक्ष हो सके। और अंत में अनुच्छेद 51 जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। तो ये पूरी सूची, ये पूरा विजन बोर्ड तो बहुत ही शानदार है, लेकिन अब हम इस विषय के सबसे रोमांचक और तनावपूर्ण हिस्से पर आते हैं। वो क्या है? इसे हम भारतीय राजनीति और न्यायपालिका की महान संवैधानिक जंग कह सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये निदेशक तत्व इतने ही जरूरी हैं कि इनसे देश का भविष्य तय होना है,
तो फिर इन्हें कानूनी तौर पर लागू करवाने का अधिकार नागरिकों को क्यों नहीं दिया गया? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा सवाल, जब एक नागरिक का मूल अधिकार और सरकार का निदेशक तत्व आमने सामने आ जाए तो जीत किसकी होगी? देखिए, इस लड़ाई को समझे बिना निदेशक तत्वों को समझना पूरी तरह से अधूरा है। असल में ये टकराव कोई सैद्धांतिक बहस नहीं थी, बल्कि जमीन और संपदा के बंटवारे की असल जंग थी। जमीन का बंटवारा? हाँ, 1947 के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जमींदारी प्रथा को खत्म करना। देश की ज्यादातर जमीन कुछ मुट्ठी भर जमींदारों के पास थी और करोड़ों किसान भूमिहीन थे। तो सरकार ने क्या किया? अब सरकार ने निदेशक तत्वों, खासकर अनुच्छेद 39 का हवाला देते हुए जमीन का समान बंटवारा करने के लिए कानून बनाने शुरू किए। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार हुआ करता था। ओह, तो जैसे ही सरकार जमीन लेने जाती, जमींदार अपने मूल अधिकार का हवाला देकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते। यानी सरकार कह रही थी कि हमें पूरे समाज का भला करना है और व्यक्ति कह रहा था कि संविधान मुझे मेरी संपत्ति बचाने का हक देता है। बिल्कुल। और यहीं से अदालती मुकदमों का एक लंबा सिलसिला शुरू हुआ, जो यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो एक तरह से सिलेबस की रीढ़ है। तो पहला बड़ा मामला कौन सा था? सबसे पहले 1951 में चंपकम दोरायराजन मामला आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच कभी भी टकराव होता है तो हर हाल में मूल अधिकार ही सर्वोपरि होंगे। मतलब निदेशक तत्व हार गए? हाँ, कोर्ट का नजरिया था कि निदेशक तत्व महज पूरक हैं, वे मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकते। संविधान में संशोधन करने का रास्ता चुना। पहले, चौथे और 17वें संशोधन के जरिए सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानूनों को अदालती समीक्षा से बाहर करने की कोशिश की। फिर तो न्यायपालिका ने भी कुछ किया होगा? न्यायपालिका कहाँ चुप बैठने वाली थी। 1967 में भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा फैसला आया, गोलकनाथ मामला। इसमें क्या हुआ? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए कह दिया कि संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में कोई ऐसा संशोधन कर ही नहीं सकती जिससे वे कमजोर पड़े। कोर्ट ने साफ कर दिया कि मूल अधिकार पवित्र हैं। ये तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका रहा होगा। मतलब एक तरह से संसद के हाथ पूरी तरह बांध दिए गए। अगर कोई नीति समाज के बड़े तबके के फायदे के लिए है लेकिन किसी एक व्यक्ति के अधिकार से टकराती है तो वो नीति बन ही नहीं सकती। और इसी हताशा ने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को एक बहुत आक्रामक कदम उठाने पर मजबूर किया। संसद ने अपनी शक्ति वापस पाने के लिए 1971 में 24वां और 25वां संविधान संशोधन पारित किया। 25वें संशोधन में ऐसा क्या खास था? 25वें संशोधन ने संविधान में एक नया अनुच्छेद 31C जोड़ दिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। इसमें लिख दिया गया कि अगर सरकार समाजवादी निदेशक तत्वों यानी धन के समान वितरण वाले अनुच्छेद 39B और 39C को लागू करने के लिए कोई कानून बनाती है तो क्या होगा? तो अदालत उस कानून को सिर्फ इस आधार पर रद्द नहीं कर सकती कि वह समानता या स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। अरे बाप रे! मतलब संसद ने कानून बनाकर कह दिया कि कुछ विशेष मामलों में निदेशक तत्व मूल अधिकारों पर हावी हो जाएंगे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसे इतनी आसानी से मान लिया? इसके बाद ही शायद वो मशहूर केशवानंद भारती केस हुआ होगा। जी हाँ, 1973 का ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला। ये केस सिर्फ इस विषय का नहीं बल्कि पूरे भारतीय संविधान का सबसे अहम पड़ाव है। इसमें कोर्ट का क्या फैसला था? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला। कोर्ट ने माना कि ठीक है, समाज के व्यापक हित के लिए आप संपत्ति जैसे अधिकारों में कटौती कर सकते हैं और अनुच्छेद 31C का पहला हिस्सा वैध है। लेकिन क्या? कोर्ट ने यह भी कह दिया कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू करने की अदालत की शक्ति को नहीं छीना जा सकता क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसके बाद तो 1976 का वो समय आया जिसे हम इमरजेंसी का दौर कहते हैं। उस वक्त 42वें संशोधन के जरिए सरकार ने पूरी तरह से बाजी पलटने की कोशिश की थी, है ना? हाँ, आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन के माध्यम से संसद ने ये घोषित कर दिया कि सिर्फ अनुच्छेद 39B और C ही नहीं बल्कि किसी भी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए बनाए गए कानून को मूल अधिकारों के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी। ये तो न्यायपालिका को पूरी तरह हाशिए पर धकेलने का प्रयास था। बिल्कुल था, लेकिन ये स्थिति ज्यादा दिन नहीं रही। 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला सामने आया
जिसने इस पूरी लंबी कानूनी बहस का अंतिम निष्कर्ष निकालकर रख दिया। मिनर्वा मिल्स केस में ऐसा क्या हुआ जिसने इस टकराव को हमेशा के लिए शांत कर दिया? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के उस अतिवादी हिस्से को असंवैधानिक करार देकर एकदम खारिज कर दिया। कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के बीच एक नाजुक संतुलन की नींव पर खड़ा है। किसी एक को दूसरे पर निरंकुश अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये संतुलन मुझे गाड़ी के ढांचे जैसा लगता है। कैसे? देखिए, गाड़ी में मूल अधिकार उन ब्रेक की तरह हैं जो सरकार की ताकत पर लगाम लगाते हैं ताकि राज्य निरंकुश होकर किसी नागरिक को कुचल ना दे। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और दूसरी ओर निदेशक तत्व उस एक्सीलेटर की तरह हैं जो एक बेहतर और समान समाज बनाने के लिए देश को आगे बढ़ाते हैं। अगर गाड़ी में सिर्फ ब्रेक हो तो हम वहीं खड़े रह जाएंगे, कोई विकास नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर बिना ब्रेक के सिर्फ एक्सीलेटर दबा दिया जाए तो तानाशाही आ जाएगी और दुर्घटना तय। दोनों के बिना देश की ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ये उदाहरण इस पूरी कानूनी उलझन को बहुत आसानी से समझा देता है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही निष्कर्ष था। निदेशक तत्वों के लक्ष्यों को प्राप्त करना सरकार का कर्तव्य तो है, लेकिन इसके लिए मूल अधिकारों को नष्ट नहीं किया जा सकता। चलिए, ये कानूनी और संवैधानिक लड़ाई तो साफ हो गई, लेकिन अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। बताइए। कई आलोचक मानते हैं कि चूंकि आम आदमी इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता, इसलिए ये सिर्फ एक राजनीतिक धोखा है। केटी शाह का वो मशहूर तंज अक्सर याद किया जाता है, जिसमें उन्होंने इन तत्वों को एक ऐसा चेक बताया था जिसका भुगतान सिर्फ तब होगा जब बैंक के पास पर्याप्त संसाधन होंगे। हाँ, ये आलोचना बहुत आम है। या फिर एक और आलोचक नसरुद्दीन ने कहा था कि ये नव वर्ष के प्रस्तावों की तरह हैं जो जनवरी में ही टूट जाते हैं। तो क्या ये वाकई सिर्फ पवित्र घोषणाएं हैं जिनका जमीन पर कोई मोल नहीं? देखिए, आलोचकों की ये बात एक हद तक सही लगती है कि इनके पीछे कोई दंडात्मक शक्ति नहीं है, लेकिन संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जो बचाव किया था वो इसके असल महत्व को दर्शाता है। उन्होंने क्या कहा था? अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भले ही इन तत्वों के पीछे कोई कानूनी डंडा ना हो, लेकिन इनके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति है वो है राजनीतिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति से उनका आशय लोकतंत्र और जनता की ताकत से था? बिल्कुल। उनका तर्क था कि जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आएगा उसे अपनी नीतियां बनाते समय इन तत्वों को ध्यान में रखना ही होगा। अदालत भले ही उसे सजा न दे, लेकिन अगर वो काम नहीं करेंगे तो चुनाव हार जाएंगे। एकदम सही। अगर कोई सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार की पूरी तरह अनदेखी करती है तो उसे हर 5 साल बाद मतदाताओं की अदालत में जवाब देना होगा। इसलिए ये तत्व महज किताबी बातें नहीं हैं, ये विपक्ष को सरकार से सवाल पूछने का नैतिक आधार देते हैं और जनता को ये नापने का पैमाना देते हैं कि सरकार ने कैसा काम किया। बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि ये कोई पत्थर की लकीर या बंद दस्तावेज नहीं है जी। समय के साथ इसमें जो नए बदलाव हुए हैं वो बताते हैं कि ये एक जीवंत सॉफ्टवेयर है जो देश की जरूरत और क्षमता के हिसाब से अपडेट होता रहा है। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है। जैसे जैसे देश आर्थिक रूप से मजबूत हुआ, हमने इस सॉफ्टवेयर में नए अपडेट्स जोड़े। जैसे कि उदाहरण के लिए 1976 में 42वें संशोधन के जरिए कई नई जरूरतें पहचानी गई। गरीबों को न्याय मिल सके, इसके लिए मुफ्त कानूनी सहायता यानी अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। अच्छा, और क्या जुड़ा? उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की हिस्सेदारी तय की गई अनुच्छेद 43A के तहत, और पर्यावरण, जंगलों और वन्य जीवों को बचाने का निर्देश भी अनुच्छेद 48A के रूप में शामिल किया गया। और शायद 44वें संशोधन ने भी असमानता को लेकर कुछ बदलाव किए थे। हाँ, 1978 में 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 38 की भाषा को और सख्त बनाते हुए कहा कि राज्य न केवल आय की असमानता को कम करेगा, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों और व्यवसायों में लगे लोगों के बीच प्रतिष्ठा और अवसरों की असमानता को भी खत्म करने का प्रयास करेगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा बदलाव तो शिक्षा को लेकर हुआ ना, जिसने एक निदेशक तत्व को उठाकर सीधा मूल अधिकारी बना दिया। हाँ, वो 2002 का 86वां संविधान संशोधन था। मूल रूप से अनुच्छेद 45 में सभी बच्चों के लिए 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का निर्देश था। तो जब हमारे पास पैसे आ गए तो हमने उसे बदल दिया। बिल्कुल। जब देश के पास संसाधन आ गए तो संसद ने इस निर्देश को हकीकत में बदलते हुए
6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक पूर्ण मूल अधिकार बना दिया। तो अब अनुच्छेद 45 में क्या बचा है? अब उसमें सिर्फ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर की देखभाल का निर्देश बाकी रह गया है। इसके अलावा 2011 में 97वें संशोधन के जरिए सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात अनुच्छेद 43B में जोड़ी गई। ये देखना वाकई सुखद है कि जैसे जैसे हमारे पास बैंक में बैलेंस बढ़ा, हमने केटी शाह वाले उस चेक को कैश कराना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सरकारों ने सच में इसके बड़े लक्ष्यों को जमीन पर उतारा है? अगर हम निष्पक्ष होकर आजादी के बाद के 60 दशकों का मूल्यांकन करें तो हमें बहुत सी ऐसी नीतियों और कानून दिखेंगे जो सीधे तौर पर इन निर्देशक तत्वों की ही उपज है। कोई खास उदाहरण देना चाहेंगी? आजादी के तुरंत बाद योजना आयोग का गठन इसी सोच का नतीजा था कि देश के संसाधनों का न्यायपूर्ण विकास हो सके। बड़े पैमाने पर भूमि सुधार कानून लाए गए, मजदूरों के शोषण को रोकने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे कानून बने। और पंचायती राज व्यवस्था भी तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, वो अनुच्छेद 40 के उस गांधीवादी सपने को ही हकीकत में बदलना था। और भी कई योजनाएं हैं जैसे मनरेगा। हाँ, पर्यावरण बचाने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लोक अदालतों की शुरुआत, और सबसे बड़ा उदाहरण मनरेगा है, जो अनुच्छेद 41 के काम पाने के अधिकार को एक व्यवहारिक रूप देता है। ये सारी चर्चा मुख्य रूप से संविधान के भाग 4 के इर्द गिर्द रही, लेकिन जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की गहराई में जाते हैं वे जानते हैं कि संविधान में कुछ ऐसे निर्देश भी हैं जो भाग 4 के बाहर बैठे हैं, लेकिन उनका महत्व किसी भी निदेशक तत्व से कम नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु उठाया आपने। संविधान में कम से कम 3 ऐसे प्रमुख अनुच्छेद हैं जो भाग 4 का हिस्सा नहीं है, लेकिन अदालतें उन्हें नीतियां बनाने में उतना ही महत्व देती हैं। वो कौन से? पहला है भाग 16 में अनुच्छेद 335, जो निर्देश देता है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां करते समय प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखते हुए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावों का ध्यान रखा जाएगा। दूसरा है भाग 17 में अनुच्छेद 350A, जो राज्यों को निर्देश देता है कि वे भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराएं। ये तो बहुत जरूरी है। और तीसरा है अनुच्छेद 351, जो केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास और प्रसार का निर्देश देता है। ये भी अदालत द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, लेकिन ये देश की एकता और सामाजिक न्याय के लिए बहुत अहम दिशा निर्देश है। तो अगर हम आज के इस पूरे विस्तृत विश्लेषण को संक्षेप में समेटें तो लबोलुबाब ये है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व सिर्फ किसी कानून की किताब के सूखे पन्ने नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये उस भारत का ब्लूप्रिंट है जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। भले ही किसी नागरिक को नौकरी या मुफ्त स्वास्थ्य सेवा न मिलने पर सीधे अदालत जाने का अधिकार न हो, लेकिन ये तत्व सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी सरकार सत्ता में आकर अपनी जिम्मेदारी से भाग न सके। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक आजादी अधूरी है ना? एकदम सही कहा आपने। और ये याद दिलाना आज के दौर में और भी प्रासंगिक हो जाता है। हमने पूरी चर्चा में देखा कि कैसे 1947 की परिस्थितियों ने इन तत्वों का स्वरूप तय किया था, लेकिन अगर हम आज 21वीं सदी की ओर देखें तो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। बिल्कुल बदल चुकी है। और यही पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। बताइए, वो क्या है? जरा सोचिए, अगर आज के दौर में संविधान सभा फिर से बैठती तो क्या वे एक नए विजन बोर्ड की मांग नहीं करते? आज हमारे सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा है जो लाखों रोजगार छीन सकता है, डेटा प्राइवेसी का संकट है, जलवायु परिवर्तन एक सच्चाई है। ये तो आज के सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो क्या आज हमें अनुच्छेद 39 या 41 में बदलाव करके यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी हर नागरिक को एक तय न्यूनतम आय की गारंटी या डिजिटल अधिकारों को नए निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल करने की जरूरत नहीं है? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्योंकि अगर संविधान का ये सॉफ्टवेयर भविष्य की चुनौतियों के हिसाब से खुद को अपडेट नहीं करेगा तो ये विजन बोर्ड महज इतिहास का एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा। ये वास्तव में झकझोर देने वाला विचार है। जिन निर्माताओं ने बैलगाड़ी के युग में एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर ली थी, अगर वे आज होते तो यकीनन एआई और ऑटोमेशन के दौर के लिए नीतियां लिख रहे होते। बिल्कुल लिख रहे होते। तो दोस्तों,
क्या हमारी वर्तमान राजनीति और समाज इस नए सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए तैयार हैं? क्या हम आज भी चुनाव में बहसों में ही उलझे हुए हैं? इस सवाल का जवाब किसी किताब में नहीं, हम नागरिकों की जागरूकता में छिपा है। इसी गहरे और खुले विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस विषय पर खुद सोचिए, पढ़िए और अपने आसपास के मुद्दों पर सवाल करते रहिए। धन्यवाद।